नमस्ते। हम जिस देश को आज भारत कहते हैं, उसकी कहानी में मुगलों का किरदार क्या था? कभी सोचा है इस बारे में? देखिए, उन्होंने लगभग 300 साल यहाँ राज किया और हमारी संस्कृति पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। जी हाँ, पूरे 300 साल। और इस लंबे दौर में यहाँ की कला, वास्तुकला, यहाँ तक कि हमारे खाने पीने का अंदाज, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। सच तो ये है कि उनकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कहानियां हम सुनते आए हैं उनमें कितना सच है और कितना फसाना। चलिए आज जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और कुछ सबसे बड़े मिथकों की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे बड़े सवाल से। क्या मुगल बाहरी थे या हिंदुस्तानी? अक्सर यही माना जाता है ना कि वो तो विदेशी आक्रमणकारी थे। और हाँ, ये सच है कि बाबर मध्य एशिया से आए थे। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल में उनके पोते अकबर से लेकर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी इसी मिट्टी में पैदा हुए। तो फिर सवाल ये है कि क्या उन्हें बाहरी कहना वाकई सही है? और देखिए, बात सिर्फ जन्म लेने की नहीं है, वो तो पूरी तरह से संस्कृति में रच बस गए थे। सोचिए, बाद के मुगल बादशाह ब्रज भाषा और शुरुआती हिंदी बोलते थे। उनका खाना तो आज भारतीय खाने की पहचान बन चुका है और उनकी बनाई शानदार इमारतें, वो सब इसी जमीन पर हैं। उन्होंने यहाँ के तौर तरीकों को अपनाया, तो क्या उन्हें बाहरी मानना अपने ही इतिहास के एक बड़े हिस्से को नकारने जैसा नहीं लगता? अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े इल्जाम पर कि मुगलों ने भारत को सिर्फ लूटा। तो क्या वो वाकई सिर्फ दौलत लूटने आए थे या उन्होंने यहाँ कुछ बनाया भी? देखिए, ये तो सच है कि उनकी शुरुआत एक सैन्य जीत से हुई थी, लेकिन कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर इतने लंबे वक्त तक नहीं चल सकता। बाबर की कामयाबी का एक बड़ा राज ये भी था कि उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ गठबंधन किए। उनका मकसद सिर्फ लूटना नहीं था, बल्कि एक मजबूत साम्राज्य बनाना था। और यहीं पर मुगलों और अंग्रेजों के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, मुगलों का घर यही देश था। उन्होंने जो भी कमाया उसे यहीं की सड़कों, पुलों और सरायों पर खर्च किया। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने भारत की दौलत को एक सिस्टम के तहत यहां से निकालकर लंदन भेजा। तो ये एक निर्माता और एक लुटेरे के बीच का फर्क है ना? और अगर आपको सबूत चाहिए, तो ये आंकड़े देखिए। ये आर्थिक बोझ के अंतर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। मुगलों के समय में ज्यादा से ज्यादा टैक्स करीब 40% था, जबकि अंग्रेजों ने इसे बढ़ाकर 70% तक कर दिया था। ये नंबर खुद बताते हैं कि कौन देश को बना रहा था और कौन यहाँ से सिर्फ दौलत निकाल रहा था। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज्यादा विवादित मुद्दे की, उनकी धार्मिक नीतियां। क्या वो वाकई में कट्टर और असहिष्णु थे जैसा कि अक्सर कहा जाता है, या फिर उनकी नीतियां असल में ज्यादा व्यवहारिक थीं? अकबर को ही ले लीजिए। उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब होता है सबके साथ शांति। और ये सिर्फ एक ख्याली बात नहीं थी, ये उनके शासन की नींव थी। उनका मकसद एक ऐसा साम्राज्य बनाना था जहां हर धर्म के लोग अमन चैन से रह सकें। यहाँ तक कि उन्होंने जजिया जैसा टैक्स भी हटा दिया था। लेकिन मैं जानता हूं अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, अकबर तो ठीक थे, लेकिन औरंगजेब का क्या? उनकी छवि तो बिल्कुल उलट, एक कट्टर शासक की है। तो चलिए जरा तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो ये आंकड़ा आपको शायद चौंका दे। औरंगजेब के शासन में प्रशासन में हिंदू अधिकारियों का प्रतिशत 33% था। ये अकबर के दौर से लगभग दोगुना और शाहजहां के दौर से भी ज्यादा था। अब ये बात उस सीधी साधी हिंदू विरोधी कहानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। देखिए, सच्चाई ये है कि औरंगजेब एक बहुत ही जटिल शासक थे। एक तरफ हाँ, उन्होंने राजनीतिक विद्रोह को कुचलने के लिए कुछ मंदिर जरूर तोड़े, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने उज्जैन की महाकाल मंदिर और चित्रकूट के बालाजी मंदिर जैसे कई मंदिरों और गुरुद्वारों को जमीन और अनुदान भी दिए। इतिहास को सिर्फ काले और सफेद में देखना अक्सर हमें एक अधूरी तस्वीर ही दिखाता है। तो इन सभी तथ्यों को जानने के बाद हम मुगलों की विरासत को आखिर समझें तो कैसे समझें? चलिए इस पूरे विश्लेषण के जो खास बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, वो बिल्कुल भी सीधी साधी नहीं है। मुगल बाहरी नहीं थे, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं के होकर रह गए। उन्होंने लूटा नहीं, बल्कि यहीं पर निर्माण किया। और उनकी धार्मिक नीतियां वो अक्सर राजनीतिक जरूरत के हिसाब से बदलती रहीं, ना कि सिर्फ कट्टरता की वजह से। उन्हें सिर्फ अच्छा या बुरा के खांचे में डाल देना इतिहास के साथ एक तरह की नाइंसाफी होगी।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हमें इतिहास का जज बनना चाहिए या एक विद्यार्थी? शायद इतिहास को परखने के बजाय अगर हम उसे उसकी पूरी जटिलता के साथ समझने की कोशिश करें, तो यह हमें अपने आज और अपने आने वाले कल के बारे में कहीं ज्यादा सिखा सकता है।